गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस ऑनलाइन लेक्चर में हम आपको एमकॉम प्रीवियस के पेपर फर्स्ट बिजनेस इकोनॉमिक्स व्यवसाय का शास्त्र के अंतर्गत मांग का नियम बता रहे हैं। सामान्यतः मांग का नियम किसी वस्तु के मूल्य तथा उसकी मांगी जाने वाली मात्रा के संबंध को व्यक्त करने वाले नियम को हम क्या कहते हैं? मांग के नियम से जानते हैं। अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु के मूल्य में कमी होने पर उसकी मांग में वृद्धि और मूल्यों में वृद्धि होने पर मांग में कमी के इस विपरीत क्रिया को मांग का नियम कहते हैं। मूल्य व मांग की मात्रा के मध्य क्या है? विपरीत संबंध होने के कारण मांग वक्र ऋणात्मक ढाल वाला बाएं से दाएं गिरता हुआ होता है। मांग के नियम को विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने अपने शब्दों में व्यक्त करा है। उसमें से जो प्रमुख हैं, सैमुअल्सन ने कहा है कि यदि बाजार में किसी वस्तु की अधिक मात्रा प्रस्तुत करी जाए तो अन्य बातें समान रहने पर यह अधिक मात्रा कम मूल्य पर ही बेची जा सकती है। इसी प्रकार से मार्शल ने कहा है कि किसी वस्तु की अधिक मात्रा को बेचने के लिए मूल्य में कमी होनी चाहिए ताकि उसके अधिक क्रेता मिल सके। इस प्रकार बच्चों सारांश रूप में कह सकते हैं कि यदि अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु अथवा सेवा के मूल्य में वृद्धि होने से उसकी मांग में क्या होती है? कमी होती है, और मूल्य में कमी होने से मांग में वृद्धि होती है। इसे ही हम मांग का नियम कहते हैं। अतः वस्तु की मांग और मूल्य में विपरीत संबंध पाया जाता है। हमने एक चार्ट की सहायता से भी इसको आपको इसमें समझाया है। When the price goes up, the quantity demanded goes down. When the price goes down, the quantity demanded goes up. इसे हम क्या कहते हैं? Law of demand कहते हैं। Thus, if other things remain the same, the increase in the value of commodity or service reduces its demand, and the price reduction leads to an increase in demand. It is called law of demand. Therefore, the demand and value of commodity is found to be adverse. ये सब जो लॉ ऑफ डिमांड है उसके डायग्राम चार्ट वगैरह हमने आपको कक्षा में भी समझाया है। जो बच्चे नियमित आ रहे थे उनको हमने कंप्लीट मांग का नियम और मांग वक्र क्यों नीचे गिरता हुआ होता है वहां भी हमने समझाया है। अब आता है बच्चों इसके आगे मांग के नियम की मान्यता है। सबसे पहली मान्यता है उपभोक्ता की आय समान रहनी चाहिए। दूसरी मान्यता है उपभोक्ता की रुचि, स्वभाव, पसंद एवं फैशन आदि में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। संबंधित वस्तुओं के मूल्यों में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगले इसकी मान्यता है किसी नवीन स्थानापन्न वस्तु का उपभोक्ता को ज्ञान नहीं होना चाहिए। भविष्य में वस्तु के मूल्य में परिवर्तन की संभावना नहीं होनी चाहिए। वस्तु की बनावट में या उसकी किस्म में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। समाज में आय तथा संपत्ति के वितरण में भी कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। सरकारी नीति में भी कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इसका हम एक एग्जाम्पल की सहायता हमने एक एग्जाम्पल यहाँ लिया है। आप देख रहे हैं फर्स्ट टेबल डिमांड शेड्यूल है। उसके फर्स्ट कॉलम में आप देख रहे हैं प्राइस है 5 रुपीज़, 4 रुपीज़, 3 रुपीज़, 2 रुपीज़, 1 रुपीज़। क्वांटिटी आप देख रहे हैं 10, 20, 30, 40, 50 आप देख रहे हैं। हमने इसका ग्राफ भी बनाया है। जब मूल्य 5 रुपये है
तो मांगी वाली मात्रा कितनी है, 10 है। जैसे ही मूल्य घट के 4 रुपये हुआ बच्चों, मांगी वाली मात्रा बढ़कर कितनी हो गई, 20 हो गई। फिर जैसे ही मूल्य और घटाया हमने, 3 रुपये कर दिया, तो जो क्वांटिटी है वो बढ़ करके कितनी हो गई, 30 यूनिट्स हो गई। फिर जैसे ही मूल्य और घटाया, तो मूल्य को हमने 2 रुपये कर दिया, तो जो क्वांटिटी ऑफ डिमांड है वह बढ़ करके कितनी हो गई, 40 यूनिट्स हो गई। फिर जैसे मूल्य और घटाकर 1 रुपये कर दिया, तो क्वांटिटी और घट करके 50 यूनिट्स हो गई। अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि जब मूल्य 1 रुपया है, तो जैसे ही मूल्य को हम बढ़ाकर 5 रुपये कर देते हैं, तो मांगी वाली मात्रा घट जाती है, और जब मूल्य घटा हुआ होता है तो मांगी वाली मात्रा बढ़ जाती है। इसी को हमने डायग्राम की सहायता से बताया है। आप देखिए, ओ एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी है और ओ वाई एक्सिस पे प्राइस है। जैसे मूल्य बढ़ा हुआ है और जैसे मूल्य घटता जा रहा है, मांग रेखा क्या हो रही है, नीचे गिरती जा रही है। इसलिए हमने कहा है मांग वक्र कैसा है, ऋणात्मक ढाल वाला होता है। फिर आता है बच्चों, मांग का नियम लागू होने का क्या कारण है। सबसे पहली बात है इसमें आय प्रभाव। एक वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होने पर उपभोक्ता की वास्तविक आय में भी क्या होता है, परिवर्तन होता है। यदि मूल्य घटता है तो उपभोक्ता अपने पहले जितनी ही मौद्रिक आय से वस्तुओं की क्या है, अधिक इकाइयां खरीद सकता है, और यदि मूल्य बढ़ता है तो आप क्या है, उससे कम इकाइयों को खरीदते हैं। तो आय के बढ़ने और घटने से, आय के बढ़ने और घटने से इनकी मांग पर इफेक्ट पड़ता है। फिर है क्रेताओं की संख्या में परिवर्तन। किसी वस्तु के मूल्य पहले से कम हो जाते हैं तो नए उपभोक्ता भी क्या बच्चों, उस वस्तु को खरीदने के लिए समर्थ हो जाते हैं। वही वस्तु के मूल्य बढ़ जाने पर उसके क्रेता भी क्या होते हैं, घट जाते हैं। इस प्रकार क्रेताओं की संख्या में परिवर्तन होना भी मांग के नियम की पुष्टि करता है। फिर तीसरी इसकी मेन वजह है बच्चों, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू होना। इस नियम से ज्ञात होता है कि जब किसी वस्तु की मात्रा बढ़ जाती है तो उसकी सीमांत उपयोगिता भी क्या है, कम हो जाती है। उपभोक्ता किसी वस्तु का मूल्य उसकी सीमांत उपयोगिता से अधिक देने को तैयार नहीं होता। इस आधार पर जब किसी वस्तु की जितनी अधिक मात्राएं क्रय करी जाती है, तब उसकी सीमांत उपयोगिता उतनी ही घट जाती है। फिर है प्रतिस्थापन प्रभाव। जब किसी वस्तु की मूल्य घटते हैं तो वह वस्तु अधिक आकर्षक हो जाती है, अपेक्षाकृत उन स्थानापन्न वस्तुओं के जिनके मूल्य में कमी नहीं हुई है। अतः उपभोक्ता अन्य वस्तुओं के स्थान पर इस वस्तु का उपयोग करना प्रारंभ कर देते हैं। उदाहरणतः यदि चाय के मूल्य कम हो जाते हैं और कॉफी के मूल्य क्या स्थिर रहते हैं, तब कुछ लोग चाय के स्थान पर कॉफी का उपयोग करने लगते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों, ये जो मांग का नियम है, यदि इस मांग के नियम पे प्रश्न आता है तो आपको सारी बातें इसमें लिखनी है कि मांग वक्र का क्या अर्थ है, मांग वक्र की क्या मान्यता है, फिर इसको एग्जाम्पल की सहायता से, और फिर मांग वक्र क्यों बाएं से दाएं नीचे गिरता हुआ। तो सामान्यतः ये प्रश्न अधिकतर आता है, और जब 2 नंबर के प्रश्न में आता है कि मात्र मांग के नियम का अर्थ बताइए, तो केवल आपको इसमें मांग का नियम लिखना है। और यदि प्रश्न बड़ा 20 नंबर में आता है तो इन सारी बातों को कवर करते हुए आपको आपका आंसर लिखना है। तो इस प्रश्न को बच्चों, जो गत वर्षों के आंसर पेपर देख करके इस लेसन में से कौन कौन से प्रश्न आए, तो अपनी जो नोटबुक आपने डाल रखी है उसमें आपको इस प्रश्न को लिखना है। बहुत से बच्चों ने लिख भी लिया है और हमको बताया भी था, लेकिन जो बच्चे क्लासेज में नहीं आ पाए हैं वो इस ऑनलाइन लेक्चर के माध्यम से अपना आंसर लिख करके हमको बताएंगे, जिससे एग्जामिनेशन में जब आप प्रश्न लिखें तो किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत न आए। तो आपसे अनुरोध है कि अधिकतर बच्चे
इस प्रकार के प्रश्नों को यदि लिखते हैं तो उनको क्या है, एक कॉन्फिडेंस आता है। यदि हम बुक लेकर के पढ़ रहे हैं और पढ़ने से इसकी प्रैक्टिस नहीं होगी, क्योंकि इकोनॉमिक्स में क्या बच्चों डायग्राम बनाने पड़ते हैं, और डायग्राम जब भी एग्जामिनेशन में सही बन पाएंगे जब 2 3 4 बार एक डायग्राम को अपन बना लेते हैं। इसलिए आपको अभ्यास तो करना ही होगा, जब भी हम इस पेपर में अच्छे नंबर लेकर के आ सकते हैं। धन्यवाद।